जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। तारिक फ़तेह और आरिफ अजाकिया का दोनों का फर्स्ट टाइम साथ में कोई इंटरव्यू किसी ने लिया है। वो है पाकिस्तान की पत्रकार हैं अर्जू काजमी, इन्होंने इंटरव्यू लिया है और उस पर ये जो डिस्कशन है, ये जो वार्तालाप है, वो हम देखेंगे क्या है। और ये भारत पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो शेयर किए गए हैं। और कैसा है, आपको कैसा लगेगा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत बड़ा था, तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर ही दो, इतना मेहनत करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। से पहले तारिक साहब, थोड़ा सा हम आज हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जो हमें बुरी तो लगती है सुनकर, लेकिन हमें सुनना है और हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो अभी की इवन जनरेशन है, वो अगर कुछ सीख पाए उससे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे ये बताइए सर कि जब अगर हम पीछे की तरफ जाएं और जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये हिस्सा जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या था? एक तो ये इलाका किस तरह का था, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए उसमें। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान बन गया, जहाँ तक मैंने मिस्टर जिन्ना को देखा है, यानी उनकी जो पिक्चर देखी है, उनकी स्पीचेस सुनी है, वो मुझे काफी मॉडर्न आदमी लगते हैं। मेरे घर में भी उनकी पिक्चर लगी हुई है, तो वो हरगिज शेरवानी और में नहीं है, काफी मॉडर्न लगते हैं। तो पाकिस्तान क्यों उस तरह से नहीं पाया कि हम इस देखें, ये कई सवाल आपने कर दिए। ये आपके दादा भी हिंदुस्तानी, आरिफ के भी दादा हिंदुस्तानी, मेरे नाना दादा भी हिंदुस्तानी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी शख्स को मिलते हैं और उसकी एथनिसिटी पूछते हैं, तो वो अपने आबो अजदाद से रिलेट करता है ना। कोई इटालियन ये तो नहीं कहता कि मेरे माँ दादा परदादा फ्रेंच थे लेकिन मैं इटालियन हूँ, और अगले मेरी नस्ल जो है वो होगी पोलिश। ये सिर्फ आपको ये जहालत पाकिस्तान में नजर आती है कि हम तीनों के परदादा नाना जैसे भी कहें 2 जनरेशन पहले हिंदुस्तानी थे, और हम जो उनकी औलाद हैं वो हिंदुस्तानी नहीं। पहले तो इसको समझिए। तो जब आप वो बात है कौवा हंस की चाल चलता है, वो अपनी चाल भूल जाता है। और पूरी दुनिया इस्लाम में ये वाहिद इलाका है जहां के लोग अपनी जमीन से शर्मिंदा बहुत हैं। यानी इनको, आपके फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, वो तो नाम स्टैंप हर जगह लगाते हैं, मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो किराए पे कुरैश लेके आए थे यहाँ पे और मैं आपको तवीज़ें बांटूंगा, आप दुआ करें, आप किसी की बैलगाड़ी ठीक हो जाएगी, ये दुआ पढ़ लीजिए तो शायद कल बारिश हो जाएगी। ये हम बन गए कि वो लोग जो इस धरती के दुश्मन थे, जिन्होंने यहाँ कत्लेआम किया मुसलमानों का, वो हमारे हीरो हो गए। जिन लोगों के साथ हम पैदा हुए, बड़े लिखे कई जनरेशन से, अब आरिफ जो हैं ये इनका सिंध से या आप समझे मेमन बरादरी से ताल्लुक है ना आपका आरिफ भाई, तो या गुजराती या मेमनी बोलने वाले लोग को अब एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी से बोलना पड़ता है ना। आपका ताल्लुक भी, आप शायद इलाहाबाद से हैं या यूपी से हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है? देखिए, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करके कहा कि तुम हिंदुस्तान से नहीं हो। जब आपको जमीन से उखाड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहे। इंडोनेशिया में किसी को शर्मिंदगी नहीं कि वो जावा का है या सुमात्रा का है या मले का है। आपके मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं कि उनके
दादा जो थे वो पश्तून थे और उनकी अम्मा जो थी वो मलेशिया से थी, तो वो मैले कहलाए। श्रीलंका में किसी को नहीं तकलीफ है कि वो कहाँ के हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने आप को और दूसरों को, ये सिर्फ नहीं बंगालियों को कहा तुम अरब की गुलाम हो, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, खत्म कर दिया। 25 साल में किस्सा ही क्लोज कर दिया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान है वहां आप किसी पंजाबी से पंजाबी में बात नहीं कर सकते ऑन टेलीविजन। पिछले 70 साल में आपके किसी नेटवर्क पे किसी पंजाबी ने एक दूसरे से पंजाबी बात नहीं की है। क्यों? शर्मिंदा है अपनी जबान से, अपनी जमीन से। आप पब्लिकली आके अगर मेमनी बोलने, आपको लोग जाहिल कहेंगे। अगर गुजराती में बात की, जो मेरे ससुराल की जबान है, तो किधर से आ गए? जो जबानें जिस शहर की हैं वो तो खत्म हो गई। हम सब आर्टिफिशियल बन गए। हमारा कल्चर हो गया नाजवा नंबर 1, नंबर 2, पापोश नगर का अलग, गुरु मंदिर वाले अलग, इस्लामाबाद वाले अलग, रावलपिंडी वाले बिल्कुल अलग। तो वी आर एन आर्टिफिशियल एंटिटी। और ये हमारे हिस्ट्री के अजीज की छोटी सी किताब है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वही पढ़ लें, दैट इज इनफ। लेकिन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और सबसे दुख की बात है कि जितने पाकिस्तानी पढ़े लिखे होते हैं उतने ही ज्यादा जाहिल होते हैं। ये आरिफ ने नोट किया होगा, बर्तानिया में या नेदरलैंड्स में इन्होंने तो काफी कठिन लाइफ काटी है। उनको पता ही नहीं है कि वो अगर जर्मनी में रह रहे हैं तो जर्मन अपने आप को जर्मन क्यों कहता? वो रशियन तो नहीं है ना। हमारे यहाँ सिंध में आके कह रहे हैं कि मीरपुर खास की जबान जनाब उर्दू होनी चाहिए। अरे पास में देखो, अमरकोट का नाम उमरकोट कर दिया। आप अंदाजे लगाइए, पाकिस्तान का एक ही शहर हिंदू मेजॉरिटी था, भुट्टो साहब के जमाने तक वो अमरकोट कहलाता था, उसको उमरकोट कर दिया। वो जो कल्चर था हमारा कि उमरकोट के पास हिरन मिलते थे, 71 की जंग में पाकिस्तान के फौज ने आके उस इलाके से हर हिरन को, ये सॉरी हिरन नहीं, मोर खाली कर दिया, खा गए सब। उनका ताल्लुक ही नहीं सिंध से, तो उनको क्या परवाह कि एक कल्चर के अंदर मोर की हैसियत क्या है। हमारे हर जगह यही हुआ कि अब ये MQM के नाराज होंगे कि उर्दू हम पे ठोप दी गई और कहा कि तुम्हारी अपनी जबान जो है वो गटर में डाल दो। ये A ग्रेड जबान आ रही है बहुत दूर से, लखनऊ में आ रही ट्रेन पे, और खटखट खटखट जहां जहां जाती है ये ट्रेन, वहां बर्बादी उस कल्चर को लाके हमको बना दिया ऐसा कि लोग इंडिया में अब पाकिस्तान के पंजाबियों को सुनते हैं ना टीवी पे, तो एज कॉमेडी सुनते हैं, क्योंकि कोई उर्दू बोलना ही नहीं जानता। सो दिस इज अ पास। अब इसका आगे क्या होना है वो चैप्टर हो चुका, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ बंगाल में इलेक्ट हुआ था 47 में, सिवाय बंगाल के और मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री कहीं नहीं थी 46 के इलेक्शन में। सोहरवर्दी साहब जो वहां थे, उनको पहले दिन पाकिस्तान में आने से, उनकी प्राइम मिनिस्टर बंगाल को पाकिस्तान आने से पाबंदी लगा दी गई और उनसे कहा जो बात करनी जिन्ना साहब से कराची में जाके बात। ढाका जो पाकिस्तान का कैपिटल बनना चाहिए था, आपको ये नहीं पता ना लोगों को, जब एक ही सूबे का क्या आप इलेक्शन होगा, जब मेजॉरिटी मुसलमान जहां रहते हैं वहीं का शहर होगा ना पाकिस्तान का कैपिटल। आपने कराची को बनाया जो हिंदू मेजॉरिटी थी, आपने कहा नहीं ये कैपिटल है और यहाँ उर्दू जबान होगी और हिंदुओं को निकाल दो, बाकी सारे अनपढ़ हो गए। जो माँ कलोची के नाम से बलोचों का शहर है, तो सिंधी भी नहीं, आपने सफाया कर दिया। मंगो पीर के जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो हमने बचपने में हमारा कल्चर था कि साल के साल जाके विजिट करते थे, बहुत ही गजब की जगह, आप कभी भी नहीं गई होंगी। पूरे हिंदुस्तान में एक जगह मगरमच्छ रहते थे,
वो मंगो पीर कहलाता था। आपने उसको ऐसा क्लीन चैप्टर किया, उन्होंने कहा भाई लखनऊ नहीं है और अगर बगदाद नहीं है तो भैया ये क्या हुआ। उन्होंने कहा मगरमच्छ को तो जान दो। वी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। हमने तो वो हिंदू टेम्पल है जो एक मड वल्केनो है, नानी का मंदिर कहते हैं उसे बलूचिस्तान में। मैं नाम भूल रहा हूँ, महलाज कुछ ऐसा है। वी इरेडिकेटेड दैट, क्या कहते हैं, जो हिंदू रिचुअल था कि हिंदुस्तान से लोग बलूचिस्तान जाते थे एनुअल अपनी हज टाइप के लिए, वी कट इट आउट कंप्लीटली। और ऐसे भोले बन के बैठे, हमें को पता, हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ, हो गया होगा, हमें क्या पता। वी हैव डिस्ट्रॉयड लैंग्वेजेस। तो ये जो कत्लेआम कल्चर का होता है, इसकी सजा तो बड़ी जनरेशन तक मिलेगी। इंसान का कत्ल कर दें तो फिर भी शरिया में माफी का है, पैसे दे दो कुछ हो जाए। अल्लाह की बनाई हुई जबानों का कत्लेआम करने का फख्र या जो जिससे प्राउड ये घूमते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंजाबी और यहाँ के उर्दू बोलने वालों के सर पे ताज है। उनको फख्र है कि हमने जबानों को ऊपर ट्रैक्टर चला दिए। अब ना कोई बलोची बोलेगा यहाँ, ना सिंधी बोलेगा, ना पश्तो बोलेगा। और पंजाबी तो इतने बेगैरत हैं, उन्होंने कहा हम तो खुद ही नहीं बोलेंगे। उन्होंने खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगाई। तो कहाँ पाकिस्तान चलेगा, मुझे सर पता जैसे एक जगह आपको पता ही होगा, लालपुर का नाम जो है बदल के जो है उन्होंने, जहाँ पे कभी शाह फैसल गया तक नहीं है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि उसने कभी वहां कदम नहीं रखा, फैसलाबाद नाम रख दिया। जी बताइए। बताइए जी आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे बात सुनी अभी तारिक फतेह साहब की, तो मुझे ये बताइए कि कराची की बात अगर हम करें तो कराची में एक पारसी कंपाउंड हुआ करता था, बड़े वहाँ पे पारसी रहते थे। और मेरे अपने स्कूल की लड़कियां भी कुछ वहाँ पे थी, फ्रेंड्स थी मेरी। वो खाली क्यों हो गया है, वो सारे पारसी कहाँ गए? आरिफ साहब। थैंक यू वेरी मच आरजू साहिबा। और सबसे पहले मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता अल्फाज में कि मैं अपने गुरुजी के सामने पहली बार बैठ कर बात कर रहा हूँ। तो बहुत सीखा है मैंने, ही इज मेंटर। मैं उनको देख के सीख के आगे बढ़ा हूँ और मैं उनकी एक एक चीज को फॉलो करता हूँ। थैंक यू तारिक भाई फॉर एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कराची में एक आराम बाग है, वो भी राम बाग होता था। जी जी, उसको आराम बाग बना दिया। इन्होंने हर चीज तब्दील कर दी। कल रात मैंने ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की है कि इंडिया में जब कराची था तब शिवरात्रि किस तरह मनाई जाती थी कराची में। जी और जी, मुझे एक सिंधी दोस्त ने मुझे शिकवा किया है कि मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि कराची में 47 से पहले कोई सिंधी नहीं था। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो शहर है ना कराची, ये 47 में एक डेवलप्ड अर्बन सिटी था और उसके जो मोहम्मर थे ना, वो पारसी और हिंदू सिंधी थे। और 47 में वो सारे हिंदू सिंधी भगा दिए गए या वो चले गए। लेकिन कराची में मुस्लिम सिंधी एज सच मेजोरिटी में नहीं थे। ये हिस्टोरिकली बलोच बस्ती थी जी जी, जिसको अंग्रेजों ने इसके नेचुरल पोर्ट होने की वजह से डेवलप किया। और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम पारसी, हमारे कराची के पारसियों का एक बड़ा किरदार रहा है। जिस टाउन जमशेद टाउन का मैं मेयर रहा हूँ, वो जमशेद टाउन भी एक पारसी के नाम पे टाउन है। तो कराची, ये बात हो गई। दूसरी बात, उर्दू जुबान की जो तारिक भाई ने कही, तो आई 100% एग्री कि ये इम्पोज की गई थी पाकिस्तान में। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की 100% पॉपुलेशन, जो जमीन है पाकिस्तान की ईस्ट और वेस्ट, 100% पॉपुलेशन नॉन उर्दू स्पीकिंग थी। उर्दू तो उन मुसलमानों की जबान थी जो हिंदुस्तान के माइनॉरिटी प्रोविंसेस में थे। अब पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट बनाने के बाद बॉन्डिंग फैक्टर चाहिए था। तो पंजाबी आर्मी और यूपी सीपी के जो नवाब और जागीरदार जो गए पाकिस्तान, इनकी ये साजिश थी कि बॉन्डिंग फैक्टर खाली उर्दू हो सकती है, तो सबको उर्दू ला दी गई है। मेरे वालिद ने कराची से मैट्रिक किया था गुजराती मीडियम में। जी जी, कराची में गुजराती स्कूल थे। मेरे वालिद गुजराती के शायर थे। मार दी गई वो पूरी जबान।
तो हमारी मादरी जबान मेमनी है, लेकिन मेरी बीवी जिसके माँ बाप दोनों जूनागढ़ में पैदा हुए वो मेमनी नहीं बोल सकती, क्योंकि हमें शर्मिंदगी का एहसास दिलाया गया, जैसे पंजाबियों को अरे उर्दू बोलो, मेमनी के एसेंट में उर्दू बोलोगे तो तुम्हारे बच्चे की उर्दू पे लोग हंसेंगे। तो मेरी बीवी को उर्दू नहीं आती, तो आज मजबूरन मेरे बच्चों को भी हम मेमनी नहीं सिखा सके, वरना मेरे भाई बहन के साथ, मेरे माँ बाप के साथ हम मेमनी में बात करते थे। मेरे वालिद सऊदिया से गुजराती में मेरी वालदा को खत लिखते थे, क्योंकि मेरी वालदा को गुजराती के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। तो दैट्स द ट्रू फैक्ट, उर्दू ला दी गई है इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि इट वाज अ बॉन्डिंग फैक्टर। अब आपका सवाल मैं भूल गया। सवाल क्या था? मैं आपसे सर पूछ रही थी कि पारसी कंपाउंड, क्योंकि हाँ, ताल्लुक कराची से है, कराची को आप अच्छे से जानते हैं। कराची में एक पारसी कंपाउंड होता था, पारसी जिमखाना भी था। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान चौक के आसपास उधर कहीं होता था। तो जी वो जी। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती थी, ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो था वो वारी टावर के सामने, तो वहां से पारसी लड़कियां भी आती थी और बच्चे भी आते थे। तो वो कंपाउंड खाली क्यों हो गया है, वो सारे पारसी कहाँ गए?